हेलो एवरीबॉडी। आज जिस इंडेस को हम लोग डिस्कशन में लेकर के आ रहे हैं उसका नंबर है इंडेस 105 और नाम है नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या उसका अकाउंटिंग प्रोसेस है, किसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलते हैं, ये पहले पार्ट में अपना इंडेस 105 का डिस्कशन का एजेंडा है। अब पैरा 1 में मैं जाता हूं, आप मेरे साथ साथ स्क्रीन को देखते रहिएगा। तो पैरा 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल का डेफिनेशन क्या है, मतलब किसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलते हैं। पहले तो वो एक नॉन करेंट असेट होना चाहिए। नॉन करेंट असेट करेंट असेट का जो डिस्टिंक्शन है वो इंडेस 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। तो अगर कोई नॉन करेंट असेट बिक्री के लिए रखा हुआ है तो ही हम लोग उसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे। बट क्या एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है? आंसर इज नो। ये तो नाम है नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। डेफिनेशन है कि नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल इज दैट असेट whose carrying amount will be recovered through a sale transaction and not through its continuous use। मतलब अगर अपने पास कोई बिल्डिंग है और मान लो बिल्डिंग का बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट 400 करोड़ रुपया है, तो हम लोग ये 400 करोड़ रुपया को रिकवर उस असेट को यूज करके करने वाले नहीं हैं। भाई कोई भी असेट में कोई भी पैसा है तो हम लोग उसको रिकवर करेंगे ना, चाहे यूज करेंगे चाहे बेचेंगे। तो अगर हम उसको यूज करके रिकवर करने वाले हैं तो वो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन अगर हम उसको बेच करके रिकवर करने वाले हैं तो ही वो मेरा नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल इज एन असेट हुज कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल ट्रांजैक्शन एंड नॉट थ्रू इट्स कंटिन्यूअस यूज। इजी है। तो हो गया नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। भाई कैरिंग अमाउंट को हम सेल करके रिकवर करेंगे, असेट का पैसा हम बेच के रिकवर करेंगे। लेकिन कोई भी नॉन करेंट असेट को नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलने के लिए कम से कम 2 कंडीशन और फुलफिल होना पड़ेगा। 1, दैट असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। 2, दैट असेट द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है ना बेटा, तो नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल आप किसी असेट को बोल ही नहीं सकते। ओके, so for an asset to be classified as non-current asset held for sale, the asset must be available for immediate sale and the sale must be highly probable। आइए डिस्कस करते हैं कि what is the word और what is the meaning of the word कि the asset must be available for immediate sale। ओके, एक एक करके पैराग्राफ देखते हैं, इजी है। द असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल में अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल का पहला आइडिया ये है कि द असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। आप बोलेंगे हम सुधार के बेचेंगे, मतलब बिल्डिंग का एग्जांपल दिमाग में रखना कि अपने पास एक बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग साथ में, अपन उसको बेचने वाले हैं। तो द असेट मस्ट बी सेलेबल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, मतलब जैसा है असेट हम उसी कंडीशन में उस असेट को बेचने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें डेकोरेट करेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे, ये सब ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। द असेट मस्ट बी सेलेबल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नेक्स्ट, अब बेचेंगे ना तो सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं कि द असेट मस्ट बी सेलेबल विथ दोज। अब ऐसा भी नहीं कि बिना कोई कंडीशन के हम बेच सकते हैं। दोज टर्म्स एंड कंडीशंस आर ओके विच आर यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर सच सेल। मतलब अगर कोई कंडीशन है बिना, ऐसे तो सेल मस्ट बी इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन अगर कोई कंडीशन है बिना तो वो कंडीशन मस्ट बी यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर सच सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उसको आपको बेच करके उसका कैरिंग अमाउंट रिकवर करना चाहता हूं, लेकिन उस बिल्डिंग में 2-3 टेनेंट है, तो मेरे को तो उसको वेकेट करके बेचना पड़ेगा ना जी। तो उनको उन टेनेंट लोगों को वेकेट करना इज कस्टमरी, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स यूजुअल एंड कस्टमरी। तो अगर ऐसा है ना तो कोई बोलेगा नहीं कि द एसेट इज नॉट सेलेबल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। आप यही बोलेंगे ओके, बिल्डिंग बेचेंगे तो टेनेंट को तो वेकेट करके ही बेचना पड़ेगा, तो दैट कंडीशन इज कंसीडर्ड टू बी यूजुअल एंड कस्टमरी, सो नो प्रॉब्लम, आपकी उस असेट को नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोला जाएगा। ओके, आई नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, मैंने अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल का नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको
बड़ा कर देता हूं और स्क्रीन को जगह पे ले आता हूं। अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल के और क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बोलता है, कोई एंटिटी बोलता है कि भाई असेट इज हेल्ड फॉर सेल बट आई विल सेल इट ओनली आफ्टर फाइंडिंग ए रिप्लेसमेंट फॉर दिस असेट। हम बेचने के लिए रखे हैं पर हम तभी बेचेंगे जब मेरे को एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। चोलबेना, चोलबेना बंगाली में चोलबेना का मतलब हुआ कि हम उस नॉन करेंट असेट को हेल्ड फॉर सेल नहीं बोल पाएंगे। देखिए, द नॉन करेंट असेट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखो, इफ एन असेट इज अवेलेबल फॉर सेल बट नीड्स टू बी वेकेटेड, द नीड टू वेकेट इज कंसीडर्ड टू बी कस्टमरी एंड हेंस कंसीडर्ड फॉर hence it's considered for available for sale या available for immediate sale। तो ये बोल चुके थे पहले। लास्ट कंडीशन या लास्ट डिस्कशन है, अगर मेरे पास एक असेट है और मैं बोलता हूं इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, मैं उसको बेचना चाहता हूं, मैं बेच करके कैरिंग अमाउंट रिकवर करूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारा ना बैकलॉग है ऑर्डर का, मेरे को बहुत सारा प्रोडक्शन, मान लो मशीन है, मेरे को बहुत सारा प्रोडक्शन करना है और वो डिलीवरी करूंगा, उसके बाद ही मैं उस असेट को बेच पाऊंगा। आप नहीं बोल पाएंगे उस कंडीशन में कि दैट नॉन करेंट असेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। तो सर फिर क्या करेंगे? मत बोलिए उसको नॉर्मल नॉन करेंट असेट बोलिए, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो भी इंड एस 16 है उसके हिसाब से डू द अकाउंटिंग। इंड एस 105 फॉलो नहीं होगा। तो सर इंड एस 105 में क्या कोई स्पेशल अकाउंटिंग प्रोसेस है? बहुत स्पेशल है, एकदम डिफरेंट है। इंड एस 16 स्टॉप करना होगा इंड एस 105 स्टार्ट करने के लिए, और इंड एस 105 में क्या क्या होने वाला वो सब आप अभी पढ़ने वाले हो, एकदम अलग है। वो क्या क्या है मैं थोड़ी देर के बाद बोलूंगा। ओके, सो अभी तक की पढ़ाई को एक लाइन में बोलें कि नॉन करेंट असेट अवेलेबल या नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल उस असेट को बोला जाता है जिसके कैरिंग अमाउंट को हम बेच करके रिकवर करेंगे, यूज करके नहीं। 2, वो असेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होना चाहिए, इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन बिकना चाहिए। 3, द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल मीन्स 90% और मोर, माने इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल होना चाहिए, असेट बिकने वाला टाइप का असेट होना चाहिए। कोई ऐसा एंटीक पेंटिंग नहीं होना चाहिए कि बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदने वाला ही नहीं आएगा। तो द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। मैनेजमेंट इजी है, द मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू सेल। मैनेजमेंट ने बायर का सर्च चालू कर दिया है। विदिन 1 ईयर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सेल कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मैनेजमेंट को लगता है, और हम जो बेचने का प्लान लेके रखे हैं उस प्लान से विड्रॉवल ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल या अनलाइकली है। तो अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं तो ही हम बोलेंगे द सेल इज हाईली प्रोबेबल। इजी बात अगर मैं बोलूं तो मोर देन 90% की प्रोबेबिलिटी है कि हम इस असेट को बेच देंगे विद इन 1 ईयर। अगर ऐसा है तो ही हम बोलेंगे द सेल इज हाईली प्रोबेबल। तो अब जरा बात को समझो। 1, हम उसके कैरिंग अमाउंट को बेच के रिकवर करेंगे। 2, वो असेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होना चाहिए, जैसा है उसी कंडीशन में बिक्री होने वाला असेट होना चाहिए। और 3, सेल हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस असेट को 1 साल में बेच देंगे। अब आप समझो, इतनी सारी बातें जब कंप्लीट हो जाएंगी तभी आप किसी असेट को क्लासिफाई कर पाओगे कि ओके दिस असेट इज हेल्ड फॉर सेल, तभी इंड एस 105 यूज कर पाओगे। ओके, आई सेकेंड पैरा में चलते हैं। क्या है? डिस्पोजल ग्रुप। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जब डिस्कशन होगा ना बेटा, तो डिस्पोजल ग्रुप उसके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो सर डिस्पोजल ग्रुप का आइडिया क्या है? कई बार क्या होता है बेटा कि बहुत सारा असेट ऐसा होता है जो एक इंडिविजुअली नहीं ग्रुप में बिकता है। 4-5 असेट का एक ग्रुप होता है, एक बुके होता है, उसमें उसको बेचना पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो हमारा इंड एस 105, हमारा इंस्टीट्यूट उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं मानता। वो इतना ही बोलता है कि ओके इफ इट इज ए डिस्पोजल ग्रुप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हो, बस उसको बोलो डिस्पोजल ग्रुप। अगर मोर देन 1 असेट है तो फिर उसको डिस्पोजल ग्रुप नाम दे दो, और डिस्पोजल ग्रुप होने से उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातचीत होगा, वो हम आपको थोड़ी देर के बाद में बताएंगे। सो क्या हुआ डिस्पोजल ग्रुप? इंड एस 105 का बोलना है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट there must be only one asset which is held for sale, there may be group of assets, even a cash generating unit can be held for sale। मतलब मेरा मान लो अहमदाबाद में कोई टेक्सटाइल डिवीजन है,
हम पूरा उस डिवीजन को बेच देना चाहते हैं, तो वो मेरे को कैश जनरेट करके देता है, पूरा फैक्ट्री है मेरा मान लो, तो वो भी एक डिस्पोजल ग्रुप माना जाएगा और आराम से उसको भी नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हम लोग बोल पाएंगे। अभी तक मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं घुसा हूं, थोड़ी देर के बाद घुसूंगा। ओके, सो अभी ये समझ के अपने सेकेंड नंबर पैराग्राफ को कंप्लीट करो कि अगर कोई असेट अकेला में नहीं बिकता, ग्रुप में बिकता है, तो हम लोग उस ग्रुप ऑफ असेट को भी नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोल पाएंगे, बस उसका नाम डिस्पोजल ग्रुप दे देंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस विल रिमेन सेम, हां उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बातचीत है, हम आपको बताएंगे। अब आइए अपने 3 नंबर पैरा में चलते हैं, और 3 नंबर पैरा है अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। थोड़ा सा मैं उस स्क्रीन को जरा सेट कर दूं आपके लिए। ओके, सो अब डिस्कशन आता है कि सर वंस कोई नॉन करेंट असेट अगर हेल्ड फॉर सेल बोल के क्लासिफाई हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। पहला बात मैं एक एक करके आपको बोलता जाता हूं, देन विल रीड दी पैराग्राफ ईच वन बाय वन। मैं पहला डिस्कशन करता हूं। पहला बात, जिस दिन आपने उस नॉन करेंट असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, उस दिन तक का नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो इंड एस 16 में होता है वो कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर 14th ऑफ जुलाई 2025 को आपने बोला कि दिस असेट फ्रॉम टुडे विल बी क्लासिफाइड एज ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, क्राइटेरिया सब फुलफिल हो गया, तो 1 अप्रैल से 14th ऑफ जुलाई तक का डेप्रिसिएशन दे दो और उस असेट का कैरिंग अमाउंट पता कर लो। ओके, 2, उसके तुरंत बाद 14 जुलाई को उस असेट का कैरिंग अमाउंट गिर के जो भी आया, मान लो 310 करोड़ आया, तो ये उसका कैरिंग अमाउंट है। अब उसी दिन उस असेट का 14 जुलाई के दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आप उसको एनआरवी भी बोल सकते हो, द वर्ड इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहां पे देखो वर्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता कर लो। मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 260 करोड़ आया, तो कोई बात नहीं, 310 करोड़ उसका कैरिंग अमाउंट है, 260 करोड़ कैरिंग अमाउंट 310 करोड़ है, 260 करोड़ है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आप एनआरवी बोलो, हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलते हैं फाइनल में, बिकॉज एनआरवी इज द वर्ड वी यूज ओनली इन द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री, हियर द वर्ड इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो अगर ये 260 आया तो the non-current asset will be valued in the balance sheet या valued on 14 जुलाई, बैलेंस शीट तो अभी नहीं बोलूंगा, 14 जुलाई at lower of 310 and 260, that is 260। और ये जो डिफरेंस हुआ कि कैरिंग अमाउंट तो 310 करोड़ है और आप उसको बैलेंस शीट में 260 करोड़ में लिखोगे, तो ये जो 50 करोड़ का डिफरेंस हुआ, माइंड इट, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, मतलब यहां पे प्रॉफिट होने का चांस नहीं है, अगर होगा तो लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये जो लॉस हुआ 50 करोड़ का, इसको लॉस P&L में डाल दोगे, इंपेयरमेंट लॉस बोल के बोल सकते हो, रादर इंपेयरमेंट लॉस ही बोलना चाहिए। तो कई लोग तो इंपेयरमेंट जो जगह होती है जहां पे इंपेयरमेंट उसके साथ जोड़ देते हैं, कई लोग अलग से इसको डिस्कशन में रखते हैं कि भाई अलग से P&L में मैं दिखा दूंगा, लॉस ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, उसमें वैसा नाम भी दे सकते हो, इट्स बेटर टू नेम इट इंपेयरमेंट लॉस। आइए मैं पैरा 1 डिस्कस करता हूं। पहला, वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सच क्लासिफिकेशन, पहला डिस्कशन मैंने किया। मेजर दिस असेट एट कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड, द लॉस इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईदर एज ए सेपरेट लाइन आइटम और विथ इंपेयरमेंट। बेटर होगा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, बेटर होता है इंपेयरमेंट के साथ डिस्कशन कर दिखाओ उसको। अब आइए नेक्स्ट, कि सर हो गया, अब उस असेट का वैल्यू 260 करोड़ मेरी बैलेंस शीट में है, 14 जुलाई के दिन ये स्टोरी है, अब 31 मार्च को क्या करना है। 14 जुलाई टू 31 मार्च का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। Why? Because that non-current asset is held for sale. Use और sale mix हो गया word. That non-current asset is held for sale. Depreciation further provide नहीं होगा। Okay? अब पहुंच गया 31 मार्च। 31 मार्च को उस असेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करेंगे। सर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं हुआ तो अभी भी 260 में ही है। यस, 260 में है।
अब वापस से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता करो। एवरी 31 मार्च जब आएगा, जब तक वो असेट सेल नहीं होगा तब तक जितनी बार भी 31 मार्च आएगा, अगर आया तो आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करोगे। तो सर 31 मार्च को फिर से मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना होगा? द आंसर इज यस। और मान लो वो आंसर है 240, तो और 20 करोड़ रुपया का इंपेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट करना होगा। तो सर पूरे साल में तो इंपेयरमेंट लॉस 50 एंड 20 70 का हो गया। बिल्कुल आप राइट है, बिल्कुल राइट है। और सर अगर प्रॉफिट हुआ तो मान लो 260 की जगह 280 में मेजर करना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 280 में मेजर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल करो, बट दिस प्रॉफिट कैनॉट बी मोर देन द अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। तो आपका जो पुराना इंपेयरमेंट लॉस 50 हुआ था ना, इससे ज्यादा इंपेयर माने ये प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। जैसे 260 को वापस से 310 तक ही ले जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकते। ओके, आई डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। स्टॉप प्रोवाइडिंग फर्दर डिप्रिसिएशन, जो मैंने ऑलरेडी बोला। एट ईच सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग दैट द एसेट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, डिस्कस किया। लॉस इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इन द सेम मैनर एज वी डिस्कस्ड बिफोर। और प्रॉफिट इफ एनी कैन बी रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर इंपेयरमेंट लॉसेस। तो कितना ब्यूटीफुल अकाउंटिंग है, कितना सुंदर सिंपल अकाउंटिंग प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। और यहां पे नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, सेकंड या फोर्थ पैराग्राफ या नेक्स्ट पैराग्राफ है कि सर बैलेंस शीट में उस बिल्डिंग को कहां, मान लो बिल्डिंग है, कहां पे दिखाएंगे? इंड AS 105 का बोलना है, ना तो नॉन करेंट असेट में दिखाओगे ना ही करेंट असेट में दिखाओगे। तो सर बैलेंस शीट में तो दो ही पोर्शन है, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, उन दोनों के अंदर नहीं दिखाना है। एक थर्ड आइटम बना देना है, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। मतलब सबसे ऊपर नॉन करेंट असेट आ गया, फिर सारे करेंट असेट आ गए आपके फॉर्मेट में, उसके बाद नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। तो अगर आपके पास कोई नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल रहा तो एक तीसरा नॉन करेंट असेट करेंट असेट के नीचे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोल करके अमाउंट आ जाएगा। और सर उसका अमाउंट अगर यही वाला एग्जांपल में कंटिन्यू करूं तो दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट 240 करोड़। और सर अगर डिस्पोजल ग्रुप रहा तो डिस्पोजल ग्रुप रहा तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ी देर के बाद डिस्कशन में ला रहा हूं मैं, फुल फ्लेजेड डिस्कशन उसका भी होगा। ओके, सो बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, कंक्लूड करो, ना तो नॉन करेंट असेट के अंदर ना करेंट असेट के अंदर। जब नॉन करेंट असेट सारा लिख लेते हो, करेंट असेट सारा लिख लेते हो, उसके नीचे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज एंड आवर 5th नंबर पैराग्राफ। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं आपके देखने के लिए। क्या एजेंडा है डिस्कशन का? चेंज ऑफ प्लान। मतलब अगर कोई नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल था और उसके बाद मेरा प्लान चेंज हो गया, अब मैं उसको नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं, इसको मैं हेल्ड फॉर यूज करना चाहता हूं। 1 पॉसिबल है क्या? आंसर यस। 2 कुछ करना पड़ेगा स्पेशल क्या? आंसर यस। 3 क्या करना पड़ेगा? मान लो वो जो 240 वाली एसेट थी ना, वो अगले साल 1426 कर लेता हूं उसको। 1426 को मैंने डिसाइड किया कि दिस एसेट नाउ इज नो लॉन्गर हेल्ड फॉर सेल, माई प्लान इज चेंज्ड, मैं इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के यूज में लूंगा। तो सर क्या करना है? द आंसर इज उस एसेट को वापस से इंड AS 105 बोलता है कि लोअर ऑफ इट्स, बोलूं लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। ध्यान देना, 2 अमाउंट आपको निकालना है। 1 कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन 14 जुलाई, लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। मतलब उस असेट का 1426 तक अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे करके उस असेट को हम लेकर के आए होते तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना होता, यह पता करना होगा। 2 अमाउंट पता करना है बेटा। पहला अमाउंट है, अगर उस असेट को कभी भी नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में नहीं बनाया होता, 14 जुलाई वाला डेट मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, तो सीधा
1 अप्रैल 2026 के दिन उस असेट का कैरिंग अमाउंट कितना हुआ होता, दैट इज वन अमाउंट। आप बोलेंगे सर मान लीजिए वो हुआ होता 293, भाई 310 तो 14 जुलाई तक था ही, उसके बाद डिप्रिसिएशन देते तो मान लो 293 आया होता। ये एक अमाउंट है, निकाल करके रखो। दूसरा अमाउंट है इट्स रिकवरेबल अमाउंट। सर उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट ये क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट आपको इंड एज 36 में दिया जाएगा, जिसका नाम है इंपेयरमेंट। ओके, अगर आपने इंपेयरमेंट कंप्लीट किया है तो आप जानते होंगे रिकवरेबल अमाउंट होता है उस असेट का नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो अभी मेरे से इस चीज के बारे में डिस्कशन मत करो। अगर आपने इंपेयरमेंट पढ़ लिया है तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आपको उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट पता करना है उस दिन 1426 वाले दिन, और रिकवरेबल अमाउंट एंड दिस कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे उस असेट को रीमेजर करना है। तो आप बोलेंगे सर मेरी बैलेंस शीट में तो वो असेट 240 में, यस। अगर मैं कभी भी उस असेट को एनसीए हेल्ड फॉर सेल नहीं बनाया होता तो नॉर्मल डब्ल्यूडीवी उसका 293 आता, यस। और मान लीजिए सर उसका रिकवरेबल अमाउंट 252 है, तो इन दोनों में विच एवर इज लोअर, या मान लो 200, ठीक है, मैं एक बार 252 बोल रहा हूं, इन दोनों में विच एवर इज लोअर, मतलब 252 पे मेजर करोगे। और मान लो सर इसका रिकवरेबल अमाउंट 300 है, तो 300 और 293 विच एवर इज लोअर, तो 293 पे मेजर करेंगे। तो सर बैलेंस शीट में तो 240 लिखा हुआ है, हाँ तो 293 पे ले आओ। सर 293 पे अगर लाएंगे तो सर मेरे को तो बैलेंस माने पी&एल में प्रॉफिट लिखना पड़ेगा 53 करोड़ का। आंसर ही जस्ट लिखो और उस प्रॉफिट को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बस ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो प्रॉफिट आप लिखोगे इट शुड नॉट बी मोर देन द अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। ओके, सो अगर प्लान चेंज हुआ, मैं रिपीट करता हूं, अगर प्लान चेंज हुआ तो क्या करना है? आंसर इज 2 अमाउंट पता करना है। 1 कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो सच क्लासिफिकेशन, मतलब नॉर्मल डब्ल्यूडीवी अगर हम 1426 को निकालते तो क्या होता? 2 उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट होता हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, जो इंड एज 36 में पढ़ोगे, विच एवर इज लोअर। उस पे उस असेट को रीमेजर कर देना है, डिफरेंस को पीएल में डाल देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं और नाम है डिस्पोजल ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप ऑफ असेट्स है, हम लोग उसको बेचने का डिसीजन ले लिए एंड इट इज हेल्ड फॉर सेल। करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूं। पहले उस डिस्पोजल ग्रुप का कैरिंग अमाउंट पता कर लीजिए। तो सर ग्रुप में तो बहुत सारा असेट है, सबको जोड़ करके कैरिंग अमाउंट पता कर लीजिए। सर उस डिस्पोजल ग्रुप में गुडविल भी हो सकता है। अगर मैं मान लीजिए कोई डिवीजन बेच रहा हूं और उस डिवीजन को अगर मैंने खरीदा होगा और उस वक्त कोई गुडविल पेमेंट किया होगा बिजनेस एक्विजिशन के समय, तो गुडविल भी हो सकता है। बिल्कुल आप पता कर लो, ऐड करके पूरे डिस्पोजल ग्रुप का कैरिंग अमाउंट पता कर लो। उसके बाद उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता कर लो, पूरे ग्रुप को एक साथ कर लिए पता। अब दोनों में अगर माने आपको करना क्या है? द आंसर इज अपन को लोअर, माने द डिस्पोजल ग्रुप विल बी वैल्यूड एट इट्स कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। मतलब कहानी वही है जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की थी। तो सर पता कर लिए। अब अगर उसमें लॉस है, अगर इस पूरे ग्रुप में लॉस है, तो आप बोलो दिस लॉस इज द लॉस फॉर द इंटायर डिस्पोजल ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस लॉस को अलोकेट करना है एज डिस्कस्ड इन इंड एज 36। इंपेयरमेंट का लॉस है, सबसे पहले पूरे लॉस को गुडविल को अलोकेट करना है। इंड एज 36 में आपको पढ़ाया गया है, नहीं तो पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ेंगे तब सुन लेना। तो सबसे पहले उस लॉस को एज पर इंड एज 36 डिस्कस करना है। पहले गुडविल में डाला जाता है, उसके बाद बाकी असेट में प्रोपोर्शनेटली उस लॉस को अलोकेट किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस का डिस्कशन इंड एज 36 का एजेंडा है। इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर। ओके, खाली एक बात ध्यान रखना कि स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एटसेट्रा आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस इंड एज। ओके, क्यों? वो इंड एज 36 में ये वाला बात बोल दिया गया है कि इसमें नॉन करेंट असेट का ही डिस्कशन रहता है। ये सब तो अपने आप ही नॉर्मली इंपेयर हो जाते हैं। ये सारी असेट तो ऐसे भी डेटर है तो रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखते हैं,
स्टॉक है तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर अपने आप ही कर देते हैं। तो ये सब बेसिकली नॉन करेंट असेट के लिए ही डिस्कशन चल रहा है अपना। नेक्स्ट, अगर कभी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हुआ, सेकेंड टाइम वैल्यू किए, फिर से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और वो अगर बढ़ गया तो उसमें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का डिस्कशन भी जैसे आपको पहले इंड AS 36 में पढ़ाया गया है वैसे ही होगा। ओके, अब आया डिस्कशन कि सर बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो आंसर इज पूरे डिस्पोजल ग्रुप को एक साथ दिखाएंगे। सर कहां पर? वहीं पर, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, फिर नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में डिस्पोजल ग्रुप। सर 5 असेट है तो पांचों असेट का जो ब्रेकअप है वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में आएगा। बैलेंस शीट में डिस्पोजल ग्रुप, मान लो अमाउंट आया 240, 250, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, अमाउंट आया 240, उसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीन जो है ब्रेकअप करके दिखा दिए। सर अगर डिस्पोजल ग्रुप में लाइबिलिटी आया तो, लाइबिलिटी भी हुआ तो डिस्पोजल ग्रुप असेट असेट साइड में, डिस्पोजल ग्रुप लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में। अगेन सर कहां पे? नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी के नीचे एक डिस्पोजल ग्रुप लाइबिलिटी बोलकर के जगह बना देंगे, वहां पे दिखला देंगे। और अगर एक से ज्यादा लाइबिलिटी हुआ तो उसका ब्रेकअप नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखला देंगे। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ने इसी पॉइंट का कंक्लूजन बोलता है कि इफ देयर आर लाइबिलिटीज इन द ग्रुप, the disposal group liabilities are presented separately in the liability side and breakup will be given in the notes on accounts. So ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों डिस्पोजल ग्रुप का। Got it? नेक्स्ट पैरा, क्या चीज के ऊपर है? सेल इंक्लूड्स एक्सचेंज। बहुत सिंपल, मतलब ये कि हम, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, हम बेच करके उसका कैरिंग अमाउंट रिकवर करेंगे। बेच करके हमको रुपया मिले, कैश मिले, ये जरूरी नहीं है। बदले में कोई दूसरा असेट भी मिले, दैट्स ओके। इंड AS 105 इन दोनों में भेदभाव नहीं करता। इट सेज इट्स ओके, यू आर सेलिंग इट, द असेट इज हेल्ड फॉर सेल, वेदर यू आर गोइंग टू कैश इन कंसिडरेशन और यू आर गेटिंग एनी अदर असेट इन कंसिडरेशन, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस टू अस। आप आराम से उसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। 8, अबैंडन्ड असेट। किसको कहते हैं अबैंडन्ड असेट? अगर कोई असेट मैं यूज में नहीं ले रहा हूं, रख दिया हूं, बाद में हो सकता हम उसको यूज में ले लें, आई डोंट नो, बट अभी हम उसको यूज में नहीं ले रहे हैं, तो क्या हम उसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोल सकते हैं? द बिग आंसर इज नो। नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलने के लिए वो तीनों बातें होनी पड़ेगी। 1, इट इज हेल्ड फॉर सेल, 2, it is available for immediate sale, 3, it is highly probable that the sale will take place within 1 year. So एक abandoned asset में क्योंकि ये conditions fulfill नहीं होती तो हम उसको non current asset held for sale नहीं बोल पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। An abandoned asset means an asset which we are not currently using but it is not a non current asset held for sale. This is so because both the conditions have not been satisfied. वही दोनों कंडीशन जो बोला अभी मैंने। So easy है, समझ में आ रहा होगा। Now we are going to the 9th paragraph. नाम है asset acquired exclusively with a view to its subsequent sale. मैंने खरीदा ही नॉन करेंट असेट को बेचने के लिए है, खरीदा है मैं बेच दूंगा। तो सर क्या प्रॉब्लम है? हो गया तो नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। इंड AS 105 का बोलना है कि अगर नॉन करेंट असेट आपने खरीदा एक्सक्लूसिवली विथ ए व्यू टू इट सब्सिक्वेंट सेल, और बाई चांस अगर वो कंडीशन जो दो ठो है, इमीडिएट सेल वाला और प्रोबेबल वाला, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, बाई चांस अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? द आंसर इज, आपको वक्त इंड AS 105 दे रहा है कि अगर 3 महीना के अंदर अंदर आप वो कंडीशन फुलफिल कर लेने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल के रूप में क्लासिफाई कर लेना। मतलब एक तरह से आपको वो एक छोटा सा टाइम पीरियड दे दिया कि भाई मैंने तो खरीदा बेचने के लिए, बट मान लो मुझे कुछ करवाना पड़ेगा या मान लो मुझे कुछ करके बेचना पड़ेगा, तो वो करने के लिए आपको 3 महीना का टाइम दे रहे हैं। इफ इट इज एक्सपेक्टेड विदिन 3 मंथ्स कि आप उसको उस लायक बना देंगे और बेच देंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज अगर कोई नॉर्मल नॉन करेंट असेट है जो आपके पास पहले से यूज में चल रही थी, उसमें आप बोलोगे हम 3 महीना के बाद यूजेबल कर माने उसको सेलेबल कंडीशन में लाके बेच देंगे, तो क्या ये वाला हमको बेनिफिट वहां भी मिल जाएगा? तो मैं पहले से उसको ना कर चुका हूं। ये सिर्फ उस असेट के लिए जिसको मैंने अभी अभी खरीदा और बेचने के लिए खरीदा है,
और बेचने के लिए खरीदा और बाई चांस मान लो वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया, तो 3 महीने का वक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 महीने में वो कंडीशन फुलफिल करा लो, हम आपको उसको नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोलने दे देंगे। पढ़ता हूं मैं, एन एसेट विच इज अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली with a view to its subsequent sale will be covered under Ind AS 105 even if the conditions even if it doesn't meet the held for sale criteria but it is expected to meet those criteria within 3 months। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर मान लीजिए इट इज एक्सपेक्टेड टू मीट दोज क्राइटेरिया आफ्टर 3 months, तो क्या करेंगे? आंसर इज नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। तो या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कुछ भी और बोल के क्लासिफाई होगा इंड एस 105 के अंदर, और उसके रूल्स को फॉलो करने उस असेट के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, 10th पैरा कि सर इफ देयर इज ए नॉन करेंट एसेट विच इज हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स, मतलब डिविडेंड के रूप में मान लो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं किसी नॉन करेंट एसेट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की तरह ही ट्रीट होगा। ए नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स इज ऑल्सो कवर्ड अंडर इंड एस 105। वी आर ऑलमोस्ट नियर द कंप्लीशन ऑफ दिस इंड एस 105 का कहानी, और ये डिस्कशन है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। सर किसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? द आंसर इज, एक आपके पास एक ऐसा बिजनेस डिवीजन है जिसको आप बेचना चाहते हो, जो मैं कई बार बोला ना, मेरा इलाहाबाद में मेरा एक टेक्सटाइल डिवीजन है, मेरे को बेचना है, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब आप बोलेंगे सर वो तो डिस्पोजल ग्रुप में भी आप बोले थे, यस, ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज ए डिस्पोजल ग्रुप बिकॉज ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर देयर। तो सर एक खाली डिस्पोजल ग्रुप और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बीच में कोई डिस्टिंक्शन है क्या? एज सच अगर बोले तो ऑल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आर डिस्पोजल ग्रुप, बट ऑल डिस्पोजल ग्रुप मे नॉट बी ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सर क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का डेफिनेशन, आइए मैं आपको दिखाता हूं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का डेफिनेशन है कि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, क्या बोला? कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट द एंटिटी इज डिस्पोजिंग, इट शुड बी ए मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन। आपका एक धंधा होना चाहिए। मैंने बोला आप टेक्सटाइल बना करके बेचते हो, तो इट शुड बी ए मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन एंड वी आर सेलिंग इट इन ए सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल ग्रुप जो पहले बोला ना, वो एक छोटा सा ग्रुप 4-5 एसेट का एक ग्रुप है जो एक साथ बिकता है, तो भी वो डिस्पोजल ग्रुप है। लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बनने के लिए इट हैज टू बी अ कंपोनेंट, it has to be a major line of operation and we must be selling it in a single coordinated plan। तो अगर मैं डिवीजन बेच रहा हूं अपना इलाहाबाद डिवीजन, वो एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो सर फर्क क्या है दोनों में? फर्क आपको बता दिया। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या फर्क है? आंसर कोई फर्क नहीं है, बस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होने से थोड़े से डिस्क्लोजर्स एक्स्ट्रा आते हैं। डिस्पोजल ग्रुप में वो डिस्क्लोजर एक्स्ट्रा नहीं आते। अदरवाइज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और डिस्पोजल ग्रुप का अकाउंटिंग प्रोसेस तो मुन्ना सेम ही है। वापस पढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। क्या बोला? अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट ईदर हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ और इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। मेरे को बेचना इलाहाबाद डिवीजन को, दिमाग में इलाहाबाद डिवीजन रखिएगा। इट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन, इट मे बी ए बिजनेस सेगमेंट और ए ज्योग्राफिकल सेगमेंट। इट इज पार्ट ऑफ अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ डिस्पोजल। इट मे बी ए सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू टू रीसेल। अब देखो सब्सिडरी आप खरीद रहे हो तो ऑलरेडी इट मस्ट बी डूइंग ए बिजनेस, और उसको हमको मान लो बेचने के लिए मैंने खरीदा है, तो ऑब्वियसली वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आएगा। तो अगर ऐसा है तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, वो फॉलो करना है। पहला रूल है डिस्पोजल ग्रुप का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वही फॉलो होगा। देखिए क्या बोला, सेम एज डिस्पोजल ग्रुप अकाउंटिंग प्रोसेस, बट हमको थोड़े से डिस्क्लोजर्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं मैं डिस्कस करता हूं। देखो, पहला, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी शोन एज ए सिंगल लाइन आइटम। मतलब उस इलाहाबाद डिवीजन का जो प्रॉफिट लॉस है उसको एक सिंगल लाइन आइटम में डिस्क्लोज करना है। सर मतलब मान लो करेंट ईयर में इलाहाबाद डिवीजन ने 230 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया,
तो ये अलग से डिस्क्लोज होगा। अब मान लो उसको डिस्पोजल ग्रुप की तरह जब अकाउंटिंग की है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, कैरिंग अमाउंट लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फिर ईयर एंड में फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो आपको पढ़ाए, उसमें मान लो 70 करोड़ रुपया का लॉस आया, तो 230 माइनस 70, 230 का प्रॉफिट है, ऑपरेशन का प्रॉफिट, और 70 का वैल्यूएशन का लॉस है, नेट में मान लो 160 का प्रॉफिट आया। ये 160 का प्रॉफिट सेपरेटली पीएल में दिखाया जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और उसका ब्रेकअप कि ये बिजनेस का प्रॉफिट है और ये वैल्यूएशन का लॉस है, उसको अलग से नोट्स में दिखाया जाएगा। मैं पढ़ता हूं, देखो। इन द प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी शोन एज ए सिंगल लाइन आइटम। प्रॉफिट और लॉस ऑन मेजरमेंट ऑफ दिस एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये ठीक से लिखा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मेजरमेंट ऑफ दिस एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, द ब्रेकअप ऑफ द अबव टू आइटम्स मे बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स इन और इन द प्रॉफिट एंड लॉस इटसेल्फ। बेटर रहता है नोट्स में दिखाना। तो कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको बोला 160 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना है पी&एल में, ब्रेकअप में आपको दिखाना है ये बिजनेस का प्रॉफिट है और ये वैल्यूएशन का लॉस है। पी&एल में 2 पार्ट करके भी दिखा सकते हो, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यूएशन एज पर इंड AS 105, ये भी आप कर सकते हो। सारे लोग एक साथ सिंगल लाइन में दिखाते हैं, फिर ब्रेकअप नोट्स में दिखा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 230 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है जो आप टेक्सटाइल डिवीजन से कमाए माल बेच करके उस साल में, मान लो 25-26 वाले साल में, उसका भी ब्रेकअप दिखाना है 230 का, कि रेवेन्यू कितना था पीएल में जैसे दिखाते हो, एक्सपेंस कितना था, पीबीटी कितना था, टैक्सेस कितना था। फिर कैश फ्लो का, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना है कि उस बिजनेस से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी आई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी आई, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना आया। मतलब आप उस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाओगे, तो टेक्सटाइल डिवीजन का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का कैश फ्लो 3 आइटम के रूप में दिखाना है। सर कहां पे? द आंसर इज सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे। जैसे पीएल के नीचे प्रॉफिट दिखाए ना, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट इंड AS 105 का, कि अगर इस टेक्सटाइल डिवीजन का करेंट ईयर में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बना और आप ये सारा डिस्क्लोजर करेंट ईयर का कर रहे हो, प्रायर पीरियड जो पिछला साल का इंफॉर्मेशन देते हो उसमें भी ये सबको रीस्टेट करना पड़ेगा। मतलब लास्ट ईयर के फिगर को भी रीग्रुप और रीअरेंज करना पड़ेगा। प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी रीस्टेटेड फॉर कंपेरेटिव पर्पजेस। तो एग्जैक्टली द वे you presented this discontinued operation in the P&L, in the cash flow and in the balance sheet in this year, preceding year के इंफॉर्मेशन में उसका डेटा रिकलेक्ट करके उसके डेटा को कंपेरेटिव पर्पस के लिए रीस्टेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ इंड AS 105। थैंक यू।